अमूमन जब हम अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति या शांति वार्ताओं के बारे में सोचते हैं ना, तो हमारे दिमाग में शतरंज के खेल की एक बहुत ही शांत तस्वीर उभरती है। बिल्कुल। एक ऐसा खेल जहां हर चाल बहुत सोच समझ कर चली जाती है। हाँ, मतलब एक बंद कमरा है, दुनिया के बड़े बड़े कूटनीतिज्ञ बैठे हैं और हम ये मानकर चलते हैं कि अगर कोई वैश्विक संकट है तो उसे बातचीत की मेज पर तर्कों के जरिए सुलझा लिया जाएगा। राइट। ये एक बहुत ही स्वाभाविक उम्मीद है। कूटनीति का पूरा ढांचा इसी उम्मीद पर टिका है कि चाहे हालात कितने भी तनावपूर्ण क्यों ना हो, एक नियंत्रित माहौल हमेशा बना रहेगा। एग्जैक्टली। नियमों का पालन होगा। दुनिया इस नियंत्रण की उम्मीड इसलिए भी करती है क्योंकि इसका जो विकल्प है, यानी खुला युद्ध, वो इतना विनाशकारी होता है कि कोई उसके बारे में सोचना नहीं चाहता। लेकिन जरा कल्पना कीजिए, क्या हो अगर उसी शतरंज की बिसात के ठीक नीचे कोई बारूद बिछा दे। ओहो। मतलब आप अब अगली चाल सोच रहे हैं, मोहरों को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं, और अचानक पूरी मेज ही एक भयानक धमाके से उड़ जाए। जो कि बहुत ही खौफनाक स्थिति है। बिल्कुल। शतरंज का वो शांतिपूर्ण खेल पलक झपकते ही एक ऐसी अनियंत्रित आग में बदल जाए जो पूरे कमरे को अपनी चपेट में ले ले। आज के इस नए और बेहद अहम विश्लेषण में हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो बिल्कुल ऐसा ही एक धमाका है। आज की तारीख 31 मार्च 2026 है और आज का हमारा विषय है 2026 का ईरान युद्ध। यह युद्ध ठीक एक महीने पहले यानी 28 फरवरी 2026 को शुरू हुआ था। हाँ, और सिर्फ इन 30 दिनों के भीतर इसने न केवल मध्य पूर्व के नक्शे को बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं और भू राजनीति की तो पूरी बुनियाद ही हिल गई है। बिल्कुल, और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई सामान्य सीमा विवाद नहीं है। मतलब ये एक ऐसा महीना रहा है जिसने आधुनिक सैन्य इतिहास के पन्नों को हमेशा के लिए पलट दिया है। एकदम सही कहा आपने। आज की इस गहन चर्चा का आधार 3 बेहद विस्तृत विकिपीडिया लेख हैं। पहला है 2026 ईरान युद्ध, दूसरा 2026 हॉर्मूज जल डमरूमध्य संकट यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज क्राइसिस, और तीसरा है 2026 ईरान युद्ध के कारण। राइट। तो आज का हमारा मिशन इन बेहद जटिल ऐतिहासिक घटनाओं, सैन्य कार्रवाइयों और उनके वैश्विक आर्थिक प्रभावों को डिकोड करना है। हम स्रोत सामग्री की गहराई में जाएंगे ताकि सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों को बाहर निकाल सकें। लेकिन इस विश्लेषण की गहराई में उतरने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात स्पष्ट करना आवश्यक है। हाँ प्लीज, वो डिस्क्लेमर देना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। देखिए, इस तरह के विषयों पर बात करते समय ये स्पष्टीकरण अहम हो जाता है। आज हम जिन दस्तावेजों का विश्लेषण कर रहे हैं उनमें बेहद संवेदनशील राजनीतिक और धार्मिक विचार शामिल हैं। इनमें वामपंथी और दक्षिणपंथी दोनों ही विचारधाराओं से जुड़े दावे शामिल हैं। युद्ध को सही या गलत ठहराने वाले तर्क हैं, राजनेताओं के विवादित बयान हैं और कुछ गहरी धार्मिक मान्यताएं भी हैं। राइट। तो हम यहाँ ये बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हम किसी भी पक्ष, विचारधारा, नेता या देश का समर्थन या विरोध नहीं करते हैं। एग्जैक्टली। हमारा एकमात्र उद्देश्य इन स्रोतों में दी गई जानकारी को पूरी तरह से निष्पक्ष रूप से सामने रखना है और उसका तटस्थ विश्लेषण करना है। हम सिर्फ उस डेटा की पड़ताल कर रहे हैं जो इतिहास में दर्ज हो रहा है। तो चलिए इस पूरे मामले को थोड़ा खोलकर समझते हैं। शुरुआत करते हैं उस चिंगारी से जिसने इस भयानक युद्ध को भड़काया। 28 फरवरी की वो सुबह। हाँ, और यहाँ स्थिति की विडंबना देखिए। 27 फरवरी तक ओमान की राजधानी मस्कट में अमेरिका और ईरान के बीच अप्रत्यक्ष परमाणु वार्ता चल रही थी। माहौल में एक अजीब सी उम्मीद थी। मीडिया रिपोर्ट्स तो यही बता रही थी कि कोई बड़ा ब्रेक थ्रू या ऐतिहासिक समझौता होने वाला है। बिल्कुल। ओमान के विदेश मंत्री के बयान दर्ज हैं जहां उन्होंने कहा था कि शांति बस मिट्टी भर दूरी पर है। और फिर 28 फरवरी की सुबह कूटनीति की वो सारी इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई और शांति की वो उम्मीद अचानक आसमान से बरसते बमों में बदल गई। ये कोई साधारण हवाई हमला नहीं था। तो पैमाने के हिसाब से ये कितना बड़ा था? दस्तावेजों में दर्ज सैन्य विवरण बताते हैं कि अमेरिका और इजराइल ने एक साथ पूरी ताकत से ईरान पर धावा बोला। अमेरिका ने इसे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का नाम दिया और इजराइल ने इसे ऑपरेशन रोरिंग लायन कहा था, है ना? हाँ, एग्जैक्टली। इस हमले का पैमाना इतना विशाल था कि अनुमान लगाना मुश्किल है। इजराइल ने महज 24 घंटों के भीतर ईरान के भीतर 1200 से अधिक निर्देशित बम गिराए। बाप रे, 1200 बम, वो भी 24 घंटे में? बिल्कुल। लेकिन इन बमों की संख्या से भी ज्यादा महत्वपूर्ण थे इनके लक्ष्य।
ये हमला सिर्फ बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिए नहीं था, ये एक डिकैपिटेशन स्ट्राइक थी। डीकैपिटेशन स्ट्राइक मतलब सीधे नेतृत्व का सिर कलम करने की रणनीति। राइट। इन हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की हत्या कर दी गई। इसके साथ ही उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारिजानी और कई अन्य शीर्ष सैन्य अधिकारियों को भी अचूक निशानों से खत्म कर दिया गया। अगर इसे हम अपने पुराने उदाहरण से समझें तो ये पूरी तरह से सिक्योरिटी डिलेमा यानी सुरक्षा दुविधा का एक खौफनाक रूप लगता है। वो कैसे? मतलब ये उस स्थिति की तरह है जहां दो पड़ोसी एक दूसरे के डर से अपने घर में हथियार जमा कर रहे हों। दोनों सोच रहे हैं कि दूसरा पहले हमला करेगा और इसी गहरे डर के चलते एक पड़ोसी अचानक दूसरे के घर में घुसकर गोलियां चला देता है। बहुत ही सटीक उदाहरण है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब शांति वार्ता चल रही थी तो अचानक इस हमले के पीछे का तर्क क्या दिया गया? मतलब व्हाइट हाउस ने दुनिया को क्या बताया? देखिए, अमेरिका का आधिकारिक तर्क ये था कि यह एक प्रीएम्प्टिव यानी एहतियाती कदम था। अच्छा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बयानों का जो विवरण मौजूद है, उसके अनुसार अमेरिका को खुफिया जानकारी मिली थी कि ईरान इजराइल पर एक विनाशकारी हमले की अंतिम योजना बना चुका है। तो उनका तर्क था कि अगर वो इंतजार करते तो बहुत देर हो जाती। एग्जैक्टली। उनका कहना था कि अगर इजराइल बचाव में पहले हमला करता तो ईरान पूरे मध्य पूर्व में फैले अमेरिकी ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई करता। इसलिए अमेरिका ने खुद ही ये पहला वार करने का फैसला किया। और इसके उद्देश्य क्या बताए गए? इसके दो बड़े उद्देश्य बताए गए। पहला, ईरान के परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल खतरे को हमेशा के लिए खत्म करना, और दूसरा, वहां रिजीम चेंज या सत्ता परिवर्तन लाना। और स्रोतों में रक्षा सचिव पीट हेग्स-बेस के कुछ विवादित बयान भी दर्ज हैं, जहां उन्होंने इस युद्ध को ईसाई धार्मिक दृष्टिकोण से देखने की कोशिश की, इसे आर्मगेडन या बुराई के खिलाफ एक पवित्र युद्ध के रूप में सही ठहराया। एक मिनट, लेकिन श्रोताओं को ये याद रखना चाहिए कि ये सिर्फ स्रोतों में दर्ज उनके व्यक्तिगत या राजनीतिक दावे हैं। हम इनकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ उनकी दिए गए तर्क हैं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए हैं। लेकिन रुकिए, अगर हम उसी खुफिया डेटा पर नजर डालें जो इन फैसलों का आधार था, तो यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। हाँ, वो अमेरिकी रक्षा खुफिया एजेंसी वाली रिपोर्ट। एग्जैक्टली। दस्तावेजों में स्पष्ट रूप से DIA यानी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की एक हालिया रिपोर्ट का जिक्र है। वो रिपोर्ट साफ कह रही थी कि ईरान के पास 2035 तक ऐसी कोई बैलिस्टिक मिसाइल तकनीक नहीं आ सकती जो सीधे अमेरिका तक पहुंच सके। राइट। तो फिर व्हाइट हाउस ने रातों रात इस तत्काल खतरे के नैरेटिव को कैसे सही ठहराया? ये तो अपने ही खुफिया डेटा के खिलाफ जाना हुआ ना। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि अक्सर राजनीति और खुफिया तंत्र का सीधा टकराव होता है। खतरे की धारणा, जिसे हम परसेप्शन ऑफ थ्रेट कहते हैं, वो वास्तविक जमीनी तथ्यों पर भारी पड़ जाती है। मतलब जो नेता सोचता है वही सच मान लिया जाता है। हाँ, जब राजनीतिक नेतृत्व किसी खतरे को अपने नजरिए से देखता है तो वो दशकों दूर के खतरे को भी आज सुबह का खतरा मान सकता है। और इजराइल का तर्क क्या था इस सब में? उनका तर्क थोड़ा अलग था। इजराइल के लिए ईरान का परमाणु कार्यक्रम हमेशा से एक अस्तित्व का संकट रहा है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के परमाणु ठिकानों को नष्ट करने को सबसे बड़ी जरूरत बताया। लेकिन इसमें भी तो एक घरेलू राजनीति का पेच था ना। बिल्कुल। रिपोर्ट इस बात की भी पुष्टि करती है कि नेतन्याहू पर भारी घरेलू राजनीतिक दबाव था। उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप थे और उनकी सरकार विरोध प्रदर्शनों का सामना कर रही थी। और युद्ध शुरू होते ही शायद वो विरोध थम गए होंगे। एग्जैक्टली। उनकी लोकप्रियता के ग्राफ में भारी उछाल आया। कई विश्लेषकों का मानना है कि इस युद्ध ने देश के भीतर उठ रहे उन तमाम राजनीतिक दबावों से जनता का ध्यान पूरी तरह से भटका दिया। लेकिन एक बात बताइए, जब आप किसी देश के शीर्ष नेतृत्व को खत्म कर देते हैं, वहां के सुप्रीम लीडर की हत्या कर देते हैं, तो क्या वो देश रातों रात घुटने टेक देता है? इतिहास तो कुछ और ही कहता है। हाँ, क्योंकि जो चिंगारी ओमान से भड़की थी वो कुछ ही घंटों में ईरान की सड़कों और सैन्य अड्डों पर फैल गई। बिल्कुल। अमेरिका और इजराइल के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के जवाब में ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 शुरू कर दिया। और ये पलटवार बहुत भयानक था। बेहद आक्रामक और बहुआयामी।
उन्होंने न केवल इजराइल पर बल्कि पूरे खाड़ी क्षेत्र जैसे यूएई, कुवैत, कतर में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और सुसाइड ड्रोन्स की झड़ी लगा दी। और बात सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रही। लेबनान से हिजबुल्लाह और यमन से हूती विद्रोहियों ने भी अपने मोर्चे खोल दिए, राइट, जिससे ये तुरंत एक क्षेत्रीय युद्ध में तब्दील हो गया। इन सब के बीच मुझे जो सबसे हैरान करने वाली बात लगी वो हथियारों से नहीं बल्कि सूचना से जुड़ी है। मतलब इंटरनेट से? साइबर और सूचना युद्ध, है ना? हाँ। युद्ध सिर्फ जमीन और आसमान में नहीं लड़ा जा रहा था। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ईरान के भीतर एक अभूतपूर्व साइबर अटैक हुआ जिसने इंटरनेट को पूरी तरह से ठप कर दिया। देखिए, इंटरनेट ब्लैकआउट कोई नई बात नहीं है, लेकिन इसका पैमाना सच में चौंकाने वाला था। 60 घंटों से अधिक समय तक पूरे ईरान में इंटरनेट कनेक्टिविटी 1% तक गिर गई थी। 1%? ये तो मतलब पूरा देश कट गया दुनिया से। ये कैसे किया उन्होंने? हमलावरों ने सिर्फ वेबसाइट्स को निशाना नहीं बनाया, बल्कि सीधे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के मुख्य गेटवे को हैक कर लिया। लेकिन इससे भी ज्यादा चालाकी भरा कदम था बादेस्बा ऐप का हैक होना। हाँ, ये बादेस्बा ऐप वाला हिस्सा सच में बहुत दिलचस्प है। मतलब किसी सैन्य हैकर समूह ने एक साधारण से नमाज के समय की याद दिलाने वाले ऐप को अपना निशाना क्यों बनाया? सैन्य सर्वर को क्यों नहीं? क्योंकि अगर आप एक धार्मिक देश में सीधे आम जनता के दिमाग तक पहुंचना चाहते हैं तो एक प्रार्थना ऐप से बेहतर कोई ट्रोजन हॉर्स नहीं हो सकता। ट्रोजन हॉर्स मतलब अंदर घुसने का गुप्त रास्ता। एग्जैक्टली। बादेस्बा ऐप के ईरान में करोड़ों उपयोग करता है। ये लगभग हर नागरिक के फोन में इंस्टॉल्ड था और सिस्टम के फायरवॉल्स में से पूरी छूट मिली रही थी। ओहो, तो हैकर्स ने इसी भरोसे का फायदा उठाया। बिल्कुल। उन्होंने सर्वर में घुसपैठ की और इस ऐप के जरिए लाखों लोगों के फोन पर सीधे सरकार विरोधी संदेश और विद्रोह भड़काने वाले नोटिफिकेशंस भेज दिए। ये तो सूचना युद्ध का एकदम नया स्तर है। दुश्मन की पवित्र चीज को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करना। हाँ, और आधुनिक तकनीक का ये बहुत डरावना पहलू है। लेकिन हर युद्ध की तरह इस आधुनिक लड़ाई की सबसे भारी कीमत आम नागरिकों ने चुकाई। मैंने जब मिनाब शहर के उस गर्ल्स स्कूल के बारे में पढ़ा तो सच में दिल दहल गया। वो शजरे तैयबे स्कूल वाली घटना। हाँ, मतलब एक पुराने नक्शे या फाइल की वजह से 175 मासूमों की जान चली गई, जिनमें से ज्यादातर छोटी बच्चियां थीं। ये युद्ध की सटीकता के दावों की सबसे कड़वी सच्चाई है। शुरुआत में इस हमले को लेकर भारी भ्रम था कि ये गर्ल्स स्कूल पर मिसाइल क्यों गिरेगी। तो फिर असली कारण क्या निकला? जब अमेरिकी जांचकर्ताओं और न्यूयॉर्क टाइम्स ने पड़ताल की तो पता चला कि यह हमला एक अमेरिकी टोमाहॉक क्रूज मिसाइल से हुआ था। और कारण तकनीकी खराबी नहीं बल्कि आउटडेटेड इंटेल यानी पुरानी खुफिया जानकारी थी। तो क्या वो पहले कोई सैन्य ठिकाना था? हाँ, सालों पहले उस स्कूल की जगह पर एक सैन्य परिसर हुआ करता था। पेंटागन के डेटाबेस में वो जगह आज भी एक वैध सैन्य लक्ष्य के रूप में दर्ज थी। मतलब किसी ने डेटाबेस अपडेट ही नहीं किया। एग्जैक्टली। और इस एक प्रशासनिक चूक ने सैकड़ों परिवारों को तबाह कर दिया। मशीन को चलाने वाले इंसानी सिस्टम की एक छोटी सी गलती सच में भयानक है। वैसे तकनीक की बात करें तो इस युद्ध में सैन्य इतिहास में कुछ नए रिकॉर्ड भी बने हैं। बिल्कुल बने हैं। आसमान में हमने पहली बार देखा कि अमेरिका के अत्याधुनिक F-35 लड़ाकू विमान ने हवा में आमने सामने की लड़ाई में, जिसे डॉग फाइट कहते हैं, एक मानवयुक्त विमान को मार गिराया। वो ईरान का रूसी निर्मित याक 130 विमान था ना? राइट। और समंदर के भीतर भी एक ऐतिहासिक घटना घटी। 1982 के फॉकलैंड्स युद्ध के बाद ये पहला मौका था जब किसी पनडुब्बी ने सक्रिय युद्ध के दौरान दुश्मन के युद्धपोत को डुबोया। वो अमेरिकी पनडुब्बी USS चार्लेट थी, जिसने ईरान के IRIS देना को टॉर्पीडो से उड़ा दिया। बिल्कुल। पल भर में वो समंदर के तल में चला गया। अब देखिए, इन तमाम विनाशकारी हमलों और सुप्रीम लीडर की हत्या के बाद मुझे लगता है हमें उस मूल उद्देश्य पर वापस लौटना चाहिए जो अमेरिका ने बताया था, रिजीम चेंज। क्या नेतृत्व का सिर कलम कर देने से ईरान का पूरा सिस्टम ढह गया? क्योंकि डेटा तो कुछ अलग ही कहानी बयां कर रहा है। ये एक बहुत ही अहम सवाल है। अक्सर लगता है कि तानाशाह को हटा देंगे तो देश की जनता या सेना विद्रोह कर देगी, लेकिन ईरान के मामले में ये रणनीति पूरी तरह विफल रही। मतलब कोई पावर वैक्यूम नहीं आया। अली खामेनेई की हत्या के बाद उनके बेटे मुजतबा खामेनेई ने तुरंत सत्ता संभाल ली। और सबसे बड़ी बात, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने मुजतबा के प्रति पूरी वफादारी दिखाई। सेना में कोई दलबदल नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं।
इसे रैली अराउंड द फ्लैग प्रभाव कहते हैं। जब बाहरी शक्ति क्रूर हमला करती है तो पूरा देश एक झंडे के नीचे एकजुट हो जाता है। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़ें तो नेतृत्व को खत्म करने की चाल ने सिस्टम को और कट्टर बना दिया। यहीं पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, और अगर मैं कहूं तो दुनिया के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक भी। वो कैसे? क्योंकि जब ईरान ने देखा कि वो सीधी सैन्य ताकत में अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकता, तो उसने दुनिया की उस नस को दबा दिया जहां सबसे ज्यादा दर्द होता है। आप होर्मुज जलडमरू मध्य की बात कर रहे हैं? एग्जैक्टली। अगर हम वैश्विक अर्थव्यवस्था को एक शरीर मान लें तो होर्मुज जलडमरू मध्य उसकी शहरग यानी जुगलर वेन है, और ईरान ने इसे बेरहमी से भींच लिया। ये रूपक बिल्कुल सटीक है। होर्मुज जलडमरू मध्य वो संकरा समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का 20% कच्चा तेल रोज गुजरता है। युद्ध शुरू होते ही ईरान ने इसे पूरी तरह बंद करने की घोषणा कर दी। और ये सिर्फ धमकी नहीं थी। बिल्कुल नहीं। उन्होंने मर्चेंट जहाज़ों पर सुसाइड ड्रोन और मिसाइलों से हमले शुरू कर दिए। MT स्काईलाइट और MKD व्योम जैसे जहाज़ों पर हुए हमलों का विवरण दस्तावेजों में है। और समंदर में बारूदी सुरंगें भी तो बिछा दी ना? हाँ, नेवल माइंस, जिससे वहां से गुजरना मौत को दावत देने जैसा हो गया। इसका असर सिर्फ समंदर तक नहीं रहा, ये एक आर्थिक सुनामी बनकर आम आदमी की रसोई तक पहुंच गया। ब्रेंट क्रूड ऑयल जो $80 पर था, वो $126 प्रति बैरल के डरावने स्तर तक पहुंच गया। इसे 1970 के दशक के बाद का सबसे बड़ा ऊर्जा संकट माना जा रहा है। यूरोप में गैस की कीमतें रातों रात दोगुनी हो गईं। लेकिन बात सिर्फ तेल की नहीं है, कृषि पर भी तो इसका बहुत बड़ा असर पड़ा है। बहुत बड़ा असर। मध्य पूर्व के देश दुनिया के लगभग 1/3 उर्वरक, विशेषकर यूरिया का उत्पादन करते हैं। हॉर्मुज के बंद होने से सप्लाई चेन टूट गई और यूरिया की कीमतें 50% तक उछल गईं। और युद्ध वसंत ऋतु के ठीक पहले शुरू हुआ, जो बुआई का समय होता है। एग्जैक्टली। जब किसानों को उर्वरक नहीं मिलेगा तो फसल गिरेगी। इसका मतलब है आने वाले सालों में भयंकर खाद्यान्न संकट। ईरान ने सिर्फ तेल नहीं, दुनिया का निवाला रोक दिया है। लेकिन कूटनीति का एक और पेंच देखिए। ईरान ने इस रास्ते को पूरी तरह सील नहीं किया है। उसने चीन, रूस और भारत जैसे देशों के जहाजों को निकलने की अनुमति दी है। हाँ, पश्चिमी देशों के लिए ये मौत का कुआं है, लेकिन कुछ खास साझेदारों के लिए खुला है। तो अमेरिका और यूरोप क्या बस हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं? वे कोशिश कर रहे हैं। यूरोपीय देशों ने ऑपरेशन एस्पाइड शुरू किया है। युद्धपोत भेजकर जहाजों को एस्कॉर्ट कर रहे हैं। अमेरिका भी जोर लगा रहा है, लेकिन असली खेल अर्थशास्त्र का है। मतलब बीमा कंपनियों वाला एंगल। राइट। युद्धपोत होने के बावजूद बीमा कंपनियों ने प्रीमियम 4 से 6 गुना बढ़ा दिया है। कंपनियां जोखिम नहीं लेना चाहती। क्या $1 अरब का युद्धपोत सुरक्षा दे सकता है, जब $10,000 का ड्रोन करोड़ों के तेल टैंकर को तबाह कर सकता है? ये सच में खौफनाक है कि हमारी वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था कितनी नाजुक डोर पे टिकी है। तो अगर हम आज के विश्लेषण को समेटें, पिछले 30 दिनों में इस युद्ध ने दुनिया भर में सप्लाई चेन और ऊर्जा बाजारों की कमर तोड़ दी है। आज के दौर में कोई भी युद्ध सिर्फ सीमाओं तक कैद नहीं रहता, ये सीधे हमारी रसोई और हमारी गाड़ियों के ईंधन तक पहुंचता है। बिल्कुल। इस एक महीने ने दुनिया को कूटनीति की विफलता की वो कीमत दिखाई है जो पूरी मानवता को महंगाई और अनिश्चितता के रूप में चुकानी पड़ती है। अब विश्लेषण को समाप्त करने से पहले मैं दस्तावेजों में दबी एक छोटी सी लेकिन चौंकाने वाली डिटेल की तरफ श्रोताओं का ध्यान खींचना चाहता हूँ। कौन सी डिटेल? डेटा बताता है कि ईरान अब इस हॉर्मुज से गुजरने वाले कुछ विशिष्ट जहाजों से एक तरह का टोल वसूल रहा है, लेकिन वसूली अमेरिकी डॉलर में नहीं बल्कि चीनी युआन में की जा रही है। ओहो, ये तो बहुत बड़ा शिफ्ट है ना? तो श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यह है कि क्या ये युद्ध वास्तव में सिर्फ मिसाइलों और मध्य पूर्व की जमीन के बारे में है, या फिर इस धमाके की आड़ में हम वैश्विक तेल व्यापार से अमेरिकी डॉलर के दशकों पुराने दबदबे को खत्म करने की एक बहुत ही गहरी आर्थिक चाल देख रहे हैं? क्या सैन्य युद्ध के पीछे एक वित्तीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका है? इस पर विचार करें।